क्रिकेटर श्रेयस अय्यर सिडनी के अस्पताल में भर्ती है। श्रेयस अय्यर के पसली में चोटें आई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में चोट आई थी, जिसके चलते उनको एडमिट करवाया। रिबकैज इंजरी की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग भी उनको हो रही है। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में उनको चोटें आई थी, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग उनको हो रही है। और क्रिकेटर श्रेयस अय्यर जो है वो सिडनी के हॉस्पिटल में एडमिट है, भर्ती है, जहां पर उनका ट्रीटमेंट जारी है। श्रेयस अय्यर को पसली में चोटें आई है और ऐसे में आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब वो मैच खेल रहे थे उसी दौरान उनको ये गंभीर चोटें आई है, जिसके चलते लगातार उनको रिब कैच इंजरी की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी और उसी के चलते उनको एडमिट करवाया। बड़ा ही गंभीर मसला है और ऐसे में फिलहाल उनका ट्रीटमेंट अभी जारी है। तो श्रेयस अय्यर के पसली में चोटें आई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेल रहे थे, उसी दौरान उनको चोटें आती है। रिबकैज इंजरी की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग उनको होना शुरू हो गई थी, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी और ऐसे में उनको तुरंत सिडनी के ही हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाया है। आज से प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। वहीं 27 जिलों में हल्की बरसात की भी संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश का अलर्ट जारी किया। 27-28 अक्टूबर को उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में मेघ गर्जन के साथ में बारिश की संभावना जताई है। बारिश के साथ ही प्रदेश में सर्दी बढ़ने की भी आशंका है। तो बारिश को लेकर के कई संभागों में अलर्ट है। प्रदेश में सर्दी बढ़ने की अब आशंका है, जहां पर हल्की हल्की सी ठंड शुरू हुई है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि बारिश के साथ ही सर्दी बढ़ने की भी आशंका है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता निरंजन चौधरी हमारे साथ में सीधा जुड़ चुके हैं। निरंजन, आज गुलाबी नगरी की भी बात होगी, क्योंकि जहां से आप खड़े हैं मुझे वहां से भी मौसम काफी सुहावना और हल्की हल्की सी बरसात भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा क्या मौसम विभाग की चेतावनी अलर्ट? बिल्कुल, देखिए नुपुर, आज से यूं कहें तो जयपुर शहर में हल्की सर्दी की शुरुआत जो है वो यहां पर हो चुकी है। तापमान की हम बात करें तो न्यूनतम तापमान जो है वो करीब 20 डिग्री के नजदीक जयपुर शहर समेत कई जो अलग अलग जिले हैं उनका दर्ज किया जा रहा है। आज जयपुर शहर में दोपहर 12 बज गए हैं, मगर सूर्यदेव ने अभी तक दर्शन यहां पर नहीं दिए हैं। यानी कि बात करें तो तापमान जो है वो कई डिग्री नीचे जो है वो दर्ज किया जा रहा है। कल के मुकाबले में बात करूं तो कम से कम 7 से 8 डिग्री जो है वो तापमान में गिरावट आज जो है वो दर्ज की जा रही है। वहीं अगर मैं बात करूं तो आज और कल मौसम विभाग ने अच्छी खासी बरसात जो है जो राजस्थान है उसके अलग अलग जिलों में दर्ज करने की जो है वो यहाँ पर संभावना जताई है। अगर हम बात करें यहाँ पर जयपुर की, देखिए कोटा की हम बात करें तो कोटा में कल जो है सर्वाधिक बरसात जो है वो यहाँ पर दर्ज की गई। करीब 65 mm से ज्यादा बरसात यहाँ पर दर्ज की गई। वहीं पूर्वी राजस्थान के अलावा पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में बरसात की एक्टिविटी जो है वो आज सुबह से ही दर्ज की जा रही है। देखिए तापमान कम हुआ है, मौसम सुहावना हुआ है। सर्दियों की शुरुआत, एक तरीके से कह सकते हैं कि सर्दियों की शुरुआत जो है जयपुर शहर के अलावा पूरे राजस्थान में जो है वो हो चुकी है। आज आसमान में काले बादल हैं, उन्होंने पूरी तरीके से जयपुर शहर समेत जो नजदीकी इलाके हैं उनको घेर रखा है। यानी कि सूर्यदेव के दर्शन जो है अभी तक आज जो है वो नहीं हुए। आगामी दिनों के लिए इसी तरीके से मौसम विभाग ने कहा है कि कल भी जो है पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में बरसात की एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर देखी जाएंगी और जो आगामी समय है उसमें सर्दी जो है वो अब बढ़ती हुई जो है वो नुपुर वो नजर आएगी। कई ऐसे जिले हैं, जैसे मैं नागौर की बात करूं तो नागौर का तापमान 20 डिग्री से भी नीचे जो है वो यहाँ पर चला गया। यानी कि कहें तो वहां पर सर्दी की शुरुआत एक तरीके से हो चुकी है।
सबसे ज्यादा सर्दी जो है वो झुंझुनू और सीकर में जो है वो यहाँ पर देखी जाती है। तो झुंझुनू के कई इलाकों में जो है वहां पर भी 20 डिग्री से नीचे तापमान जो है वो दर्ज किया जा रहा है। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो पूरे राजस्थान के अलग अलग जिलों में बरसात की एक्टिविटी ने जो है वो तापमान में गिरावट लाई है। और तापमान में गिरावट होने की वजह से निरंजन, जनजीवन किस तरह से प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी शुरुआत तो मुझे आपसे ही देखने को मिल रही है। आप जिस तरह से, जिस अंदाज में देखने को मिल रहा है, लगता है कि सर्दी वाकई में दस्तक दे चुकी है। निरंजन, बिल्कुल नुपुर, देखिए यहाँ पर जनजीवन किस तरीके से प्रभावित होगा। जो पार्क में घूमने जाने वाले लोग थे उनका समय है वो चेंज हो जाएगा। जिन कपड़ों में वो घूमने के लिए जाते थे उनके कपड़े जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जो कि हम पूरी तरीके से बात करें तो यहाँ पर जो है दुकान, जो सर्दियों के सामान की दुकान है, सर्दियों के कपड़ों की दुकानें हैं, उन पर अब जो है वो भीड़ नजर आने लगेगी। क्योंकि सर्दियों की शुरुआत में ही लोग जो है वो खरीदारी करना उचित समझते हैं। और जिस तरीके से मैंने कपड़े पहने हुए हैं सर्दियों वाले, तो अधिकतर लोग जो ऑफिस के लिए निकल रहे हैं या फिर अपने जो काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं वो सर्दियों के हल्के कपड़े जो है वो पहनकर यहाँ पर निकल रहे हैं। कि यानी कि ये जो सर्दी है वो अभी शुरुआत है और ऐसी सर्दी में जो है वो बीमार होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इस किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो आमजन को, उसके लिए जो है वो बचाव, यानी कि सर्दी से बचाव के जो काम है वो यहाँ पर करते हुए नुपुर वो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल निरंजन, साथ ही जनजीवन तो प्रभावित होता है, लेकिन जो अब तक रूटीन चला आ रहा था उस रूटीन में भी काफी कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे। और उसमें मेन बात जो कहे, खाने पीने में भी काफी चेंजेस जो है अब देखने को मिलेंगे। निरंजन, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से रहन सहन बदलेगा उसी तरीके से खान पीन यहाँ पर आमजन का जो है वो बदल जाएगा। जैसे मैं अगर गांव की बात करूं तो गांव में अब तक जो है गेहूं की रोटियां बन रही थी, अब जो है वो बाजरी की रोटी बनना जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा पूरी तरीके से सुबह से लेकर शाम तक की जो डाइट है वो बदल जाएगी। और भी कई चेंजेस जो हैं वो यहाँ पर नजर आएंगे। जैसे ऐसे मौसम में पकौड़ियों की दुकानों पर भीड़ लगना शुरू हो जाती है। उसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जिनकी दुकानों पर जो है वो भीड़ लगेगी। जैसे गजक जो है, इस टाइम में सबसे ज्यादा गजक जो है वो बिकती है। तो गजक समेत कई जो चीजें हैं खान पीन की वो यहाँ पर जो है वो मार्केट में अब देखने को मिलेंगी और जो लोग हैं उनको खरीदते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा यहाँ पर पूरी तरीके से रहन सहन जो है वो आमजन का वो यहाँ पर बदलता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम जो बदल रहा है वो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। और अब हल्की बरसात के साथ ही कहीं ना कहीं सर्दी ने भी दस्तक दे दी है। लोगों की दिनचर्या अब बदलती हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात है। दीपावली के बाद पीएम मोदी से ये पहली मुलाकात है। कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुलाकात करेंगे। तो दीपावली का जो महीना रहा, जिस महीने में दीपावली अक्टूबर के महीने में, वहां पर लगातार हमने देखा मुख्यमंत्री लगातार कई दिग्गजों से मुलाकात करते हैं। लेकिन फिलहाल जो अपडेट मिल पा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये मुलाकात जारी है और दिल्ली में ये मुलाकात दीपावली के बाद ये अहम मुलाकात है। और ऐसे में जाहिर सी बात है, जब दीपावली के बाद ये पहली मुलाकात होगी, इसके क्या कुछ मायने हैं वो भी आपको बताएंगे अपडेट आते ही। लेकिन जाहिर सी बात है, दीपावली की रामा श्यामा भी यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे और बिहार चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में तमाम सरगर्मियां एक साथ देखने को मिल रही है, जहां पर बिहार को लेकर के उथल पुथल देखने को मिल रही है, चुनावों को लेकर के सरगर्मियां देखने को मिल रही है। वहीं राजस्थान से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दरबार जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं। और फिलहाल अभी जो बताया जा रहा है, ये मुलाकात जारी है। और इसके अलावा उनका स्केड्यूल सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही मुलाकात का नहीं रहेगा, कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात का स्केड्यूल रहने वाला है। जयपुर एसीबी मुख्यालय से खबर, वरिष्ठ आईपीएस गोविंद गुप्ता ने पदभार ग्रहण किया है। डीजी एसीबी के पद का पदभार ग्रहण किया। भ्रष्टाचार पर नकेल कसेंगे डीजी एसीबी, मजबूती के साथ में प्रदेश में एसीबी का अब डंका बजेगा। तो भ्रष्टाचार पर अब नकेल कसी जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। वरिष्ठ आईपीएस गोविंद गुप्ता ने पदभार ग्रहण किया। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं
डीजी एसीबी के पद का पदभार उन्होंने ग्रहण किया। मुस्कुराती हुई ये तस्वीरें, और ये माना जा रहा है कि अब भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचार करने वालों का सफाया होगा, ऐसी उम्मीद इनके पदभार ग्रहण करने पर लगाई जा रही है। झुंझुनू के बीडीके अस्पताल के पालना गृह में कोई एक नवजात बालिका को छोड़ गया। जैसे ही नवजात को पालना गृह में छोड़ा गया तो अलार्म बजा। पालना गृह का अलार्म बजते ही अस्पताल के आपातकालीन नर्सिंग अधिकारी पहुंचे और नवजात बालिका को उठा करके आपातकालीन इकाई में पहुंचाया गया। वहां पर मौजूद सीएमओ डॉक्टर राजीव दुल्लड़ ने नवजात की प्रारंभिक जांच कर उसे नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती करवाया। अस्पताल प्रशासन की तरफ से मामले की सूचना बाल कल्याण समिति अध्यक्ष और पुलिस प्रशासन को दे दी है। शिशु का इकाई प्रभारी और शिशु रोग विशेषज्ञ ने उपचार भी शुरू किया। पीएमओ और वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र भांबू ने बताया कि नवजात के जन्म को 12 से 48 घंटे का समय हुआ होगा। फिलहाल नवजात की स्थिति सामान्य है और उपचार जारी है। 8 बजे पालना गृह की घंटी बजी। हमारे जो नर्सिंग अधिकारी हैं वो तुरंत वहाँ गए। उन्होंने देखा कि वहाँ पे 12 से 28 घंटे की उम्र की बच्ची है वो रखी हुई है। तुरंत उन्होंने वहाँ पे लिया, उस बच्ची को आपातकालीन इकाई में ले गए। वहाँ चिकित्सकों के द्वारा जांच की गई तो उन्होंने पाया कि बच्ची है, उसके सांस में तकलीफ है। तुरंत बाद ही उसको आईसीयू में भर्ती किया गया, जहाँ पे आईसीयू प्रभारी डॉक्टर विजय झाझड़िया, ऑनकोल चिकित्सक डॉक्टर पूजा चौधरी के द्वारा जांच की गई। 8 बजे पालना गृह की घंटी बजी। हमारे जो नर्सिंग अधिकारी हैं वो तुरंत वहाँ गए। उन्होंने देखा कि वहाँ पे 12 से 28 घंटे की उम्र की बच्ची है वो रखी हुई है। तुरंत उन्होंने वहाँ पे लिया, उस बच्ची को आपातकालीन इकाई में ले गए। वहाँ चिकित्सकों के द्वारा जांच की गई तो उन्होंने पाया कि बच्ची है, उसके सांस में तकलीफ है। तुरंत बाद ही उसको आईसीयू में भर्ती किया गया। जहाँ डूंगरपुर के सागवाड़ा में मसानिया तालाब में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। तालाब के आसपास रहने वाले लोगों ने किनारे पर युवक का शव तैरते हुए देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर लोगों की भीड़ वहां पर जमा हुई। पुलिस ने नगरपालिका कर्मचारियों की मदद से शव को बाहर निकलवाकर मोर्चरी में रखवाया। सीकर के श्री माधोपुर रेलवे कॉरिडोर ट्रैक पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में युवक की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हुई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक के परिजनों के मुताबिक मृतक अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कार्यरत था और मालगाड़ी के सामने आकर के आत्महत्या की। युवक के आत्महत्या करने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया है। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। रात को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कॉरिडोर की ट्रेन से श्री माधोपुर रेलवे स्टेशन के सामने ही कटा है। तो इस सूचना रेलवे पुलिस के हेड कांस्टेबल अर्पुल सिंह ने दी थी थाने पर। तो मैं डीओ था तो मेरे को थाने से बताया तो मैं मौके पे आया था। जहाँ बॉडी को ट्रेन से कटी हुई थी, टुकड़े टुकड़े बड़े, जिनको कलेक्ट करके परिजनों को सूचना दी गई। वहाँ निरीक्षण किया, घटनास्थल का निरीक्षण किया तो वहाँ नंबर मिले, उनसे संपर्क करके वो बॉडी को अस्पताल में लाए। भरतपुर के गांव पथैना में अज्ञात चोरों ने सरसों से भरी 8 बोरी को चुरा लिया है। मालिक ने चोरी की वारदात पता चलने पर पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस अधिकारी महेश चंद मय पुलिस जाब्ते के साथ में घटना स्थल पर पहुंचे और वारदात की जानकारी ली। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। तो पथैना गांव में सरसों से भरी 8 बोरी चोरी की है। चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान में लगातार चोरी की घटनाओं की तस्वीरें हर दिन देखने को मिल रही है और इससे सवाल लगातार उठते हैं कि आखिरकार चोरों में कानून का खौफ क्यों नहीं है। कल रात को हमारे यहाँ से सरसों की बोरियां चोरी हुई हैं। इससे पहले भी 1 महीने के अंतर्गत इससे पहले भी चोरी हुई। हमने पुलिस के लिए FIR दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई न करते हुए उसको नकार दिया गया।
ये दोबारा एक ही महीने के अंतर्गत दोबारा हमारी 7 बोरी सरसों की यहाँ से चोरियां हुई हैं। धन्यवाद। अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो हम 2 दिनों के अंतर्गत गांव में पंचायत जोड़ेंगे और एसपी पास के पाली के देसुरी में आज सुबह से बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते 29 अक्टूबर तक मौसम का अलर्ट है। बता दें कि बारिश से आने वाली फसलों को फायदा है, लेकिन पककर तैयार खड़ी धान मक्का में नुकसान होगा। आमजन को हल्की सर्दी का एहसास हुआ और तापमान में गिरावट आई है। कोटा के नाता थाना क्षेत्र के खाजीपुर के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बाड़मेर से कोटा आ रही एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। यह हादसा बस की तेज रफ्तार और फिसलन भरी सड़क के कारण हुआ। हादसे में करीब 13 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि अन्य को हल्की चोटें आई है। वहां के लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाकर के यात्रियों को बस से बाहर निकाला। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां पर उनका इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक बस के आगे एक ट्रेलर चल रहा था और बारिश की वजह से सड़क फिसलन भरी थी। इसी दौरान बस का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे पलट गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की है। बाली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के आगामी घर घर संपर्क अभियान 1 से 16 नवंबर की तैयारियों के लिए देसुरी के आदर्श विद्या मंदिर में खंड स्तरीय बैठक उत्साहपूर्वक संपन्न हुई। विभाग सह कार्यवाह नरेंद्र जी ने बताया कि अभियान का उद्देश्य प्रत्येक घर तक राष्ट्रीय भावना, स्वदेशी जीवन दृष्टि और पंच परिवर्तन विषयों, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक कर्तव्य और स्व का बोध को पहुंचाना है। बैठक में राष्ट्रीय सेवा के 100 साल पत्रक, ध्येय सेवा के 100 साल पुस्तक और भारत माता के चित्र का विमोचन हुआ। देसुरी खंड और 11 मंडलों के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने अभियान की कार्य योजना पर भी चर्चा की। तो तस्वीरें बाली की आप देख सकते हैं, जहां पर अभियान की कार्य योजना पर चर्चा की गई। देसुरी में आरएसएस का घर घर संपर्क अभियान है। अभियान की तैयारी को लेकर के बैठक की गई। तो तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं। और चलिए अब आपको सीधा दिल्ली ले चलते हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। स्टेशन में आकर मुझे खुशी हुई है। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी तरफ से, और जो अवार्डीज रहे हैं उन अवार्डीज को भी बधाई देता हूं, और बधाई देने के साथ साथ मैं अपनी तरफ से उनका स्वागत भी करता हूं। मैं जब जब भी आप सबके बीच आता हूं, मेरे मन में देश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर विश्वास हमारा पहले से कहीं और अधिक मजबूत होता है। यह लगातार 5वीं बार है। लगातार 5 बार तो शायद ही कोई डिफेंस मिनिस्टर कभी है। खैर 9 साल से 10 साल से एसआईडीएम एग्जिस्टेंस में ही है, लेकिन 8 साल हो गए कि 9 साल हो गए एसआईडीएम? 8 साल में 5 साल में आया हूं। अब देखिए आगे कब तक आते हैं। लेकिन इतनी बात पक्की है, जब भी आप बुलाएंगे आप सबके बीच ही मैं मौजूद रहूंगा, इतना आपको विश्वास दिलाता हूं। सारे अपने जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज के काम करने वाले लोग। और मैं समझता हूं कि इतने दिनों में किसी को शिकायत का कोई अवसर नहीं मिला होगा। हर बार इस मंच पर मैंने भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की शानदार यात्रा को अपनी आंखों से देखा है, देख रहा हूं और महसूस कर रहा हूं। और जिस तरह से साथियों आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और नए अचीवमेंट्स आप हासिल करते जा रहे हैं, यह दिखाता है कि हम सब डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। साथियों, एसआईडीएम को शुरू हुए लगभग 9 साल हो गए। जब से मैंने रक्षा मंत्रालय का दायित्व संभाला है, तब से लगभग हर बार मैंने आपके एनुअल सेशन में आता हूं। 9 वर्ष किसी भी संस्था के
शुरुआती समय यह माने जाते हैं, प्रारंभ के समय माने जाते हैं। आमतौर पर संस्थाएं जब अपने शुरुआती समय में होती हैं तो बहुत ज्यादा उनसे उम्मीदें नहीं की जाती हैं, लेकिन आप लोगों ने खुद को एक्सेप्शन बना लिया है, इसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। हमारे यहां एक गांव की बोलचाल की कहावत है, पूत के पांव। और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जस्टिस सूर्यकांत होंगे अगले मुख्य न्यायाधीश। सीजेआई बीआर गवई ने सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की। सीजेआई गवई ने उत्तराधिकारी के तौर पर सिफारिश की। 23 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे सीजेआई बीआर गवई। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, अगले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत होंगे, इस वक्त की अहम खबर। और सीजेआई बीआर गवई ने सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की है। तस्वीरें आप देख लीजिए, सीजेआई गवई ने उत्तराधिकारी के तौर पर सिफारिश की है। 23 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे सीजेआई बीआर गवई। और ऐसे में नए सीजेआई के नाम पर मुहर, अगले मुख्य न्यायाधीश को लेकर के तस्वीरें साफ हो चुकी है। तो अगले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत होंगे और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सीजेआई बीआर गवई ने सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की है। सीजेआई गवई ने उत्तराधिकारी के तौर पर सिफारिश की और ये तस्वीर है।